हाय फ्रेंड्स, ये थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम 1919 से लेके 1947 के बीच में जो मेजर इवेंट्स हुए थे उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोविदियंस अगेंस्ट द हिंदूज। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड दिस रिमार्क ऑफ एडिशन रिलेट। देखो, पहली बात तो एडिशन कमीशन आपको पता होना चाहिए, ये रिलेटेड था पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड। ये भी आपको अलग से कुछ कमीशंस दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज। अच्छा, तो इसने किस सेंस में बोला था? इसने बोला था रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब तुम बोलोगे तुमने तो बोला था भैया कि 1919 और 1947 के बीच में, और आंसर तुम 1857 का। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो जरूर आपको मिल जाएंगे यार, ऐसा नहीं है, ओके, बट मेजर क्वेश्चन आपको 1919 से लेके 1947 के मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने उस बेसिस पे बोला था बिकॉज यहाँ पे देखने को मिला था कि सिपाही जो म्यूटनी हुई थी, या फिर जो इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम बोलते हैं, वी.डी. सावरकर ने जिसके ऊपर किताब लिखी है, तो उसमें ये रूमर ये था कि जो कार्ट्रिज है, जो इनफिल्ड कार्ट्रिज हैं, उसके ऊपर किसकी चर्बी लगी हुई है? उसके ऊपर चर्बी यहाँ पे लगी हुई है, गाय की चर्बी लगी हुई है और सुअर की चर्बी लगी हुई है, उससे बना हुआ है, उसका जो कारतूस बना हुआ है। तो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था। और गांव जो काऊ है वो हिंदूज में एक सेक्रेड एनिमल है, और जो मुस्लिम है वो पिग प्रेफर नहीं करते, उनके लिए वो है, वर्जित है। तो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न बन गया था। तो इसीलिए बोला कि भाई इस टाइम पे तुम दोनों को ये नहीं कर सकते, दो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं लड़ा सकते, ये सबसे खराब चीज होगी। और हुआ भी वही। चलिए, चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता है, 1917 में गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस है। आपको बताता हूँ गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। खिलाफत या नॉन कॉपरेशन के लिए, खिलाफत मूवमेंट एग्जाम में पूछने के, खिलाफत मूवमेंट इंडिया के लिए था क्या? तो पहली बात देखिए, खिलाफत मूवमेंट इंडिया के लिए नहीं था। इंडिया की आज़ादी से दूर दूर तक खिलाफत मूवमेंट का कोई लेन देन नहीं था। खिलाफत मूवमेंट हुआ था सिर्फ और सिर्फ जो खलीफा थे उनको रीइंस्टेट करने के लिए, क्योंकि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर जब ओटोमन एम्पायर हार गया था तो ओटोमन एम्पायर को उन्होंने डिवाइड कर दिया अपने हिस्सों में, और जो खलीफा की पोस्ट थी उसको हटा दिया। तो उसी को वापस से रीइंस्टेट करने के लिए इन्होंने खिलाफत मूवमेंट इंडिया में किया था। अगस्त मूवमेंट हम किसको बोलते हैं? अगस्त मूवमेंट हम क्विट इंडिया मूवमेंट को बोलते हैं, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था 8 अगस्त 1942 को। डू और डाई का नारा दिया था। डू और डाई का जो नारा लिखा था यूसुफ मेहरली जी ने लिखा था। और जो रिजोल्यूशन पास किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो बॉम्बे में किया गया था। उसको प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और सेकंड उसको सेकंड उसके सपोर्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857। द बाल्कान प्लान। देखिए, बाल्कान प्लान वही प्लान है जिसके थ्रू ओटोमन एम्पायर को पूरा एरिया डिवाइड किया गया था। बल्कनाइजेशन मतलब आप उसको तोड़ रहे हो। अगर आप ईस्ट यूरोप को देखोगे ना तो उसको बहुत छोटे छोटे हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। तो जो अलाइड पावर्स थी जितने के बाद उन लोगों ने यही किया, तो उसको तोड़ा था अलग अलग हिस्सों में। द बाल्कान प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, तो देखिए इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन। इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड मतलब किसकी उपज थी? किसके दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन की दिमाग की उपज थी, क्योंकि उसको लगा, और एक्चुअली उन्होंने किया भी ना। आखिरकार इंडिया के 3-4 टुकड़े जो किए उन्होंने, 3 टुकड़े किए। बांग्लादेश आज अलग देखने को मिलता है, पाकिस्तान तो उस टाइम तो भले 2 टुकड़े थे, लेकिन अब तो 3 टुकड़े हो गए हैं। और एक ऐसा भी प्लान था कि भाई जो प्रिंसली स्टेट है वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। वो भी क्या था, एक तरह से बाल्कनाइजेशन ही तो है। तो यही था उनका प्लान। बट ऑल दो हमारे सरदार पटेल जी थे, उन्होंने एग्री नहीं किया इस चीज़ को। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम इसको एग्री नहीं करते हैं। और कैसे तो भी उन्होंने सभा 552 राज्य थे, 552 प्रिंसली स्टेट थे, उसके अंदर 549 को उन्होंने कन्विंस ऐसे भी कर दिया। और 3 के साथ उन्होंने बहुत, मतलब एक सबसे बड़ा इशू तो कश्मीरी बना, वैसे बाकी को तो उन्होंने मैनेज कर ही लिया। चलिए, विंस्टन ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका कि विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। और जब इंडिया में क्रिस मिशन आया था तो भी उस टाइम पे चर्चिल ही था पीएम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है। और इंडिया जब आजाद हुआ तो तब ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो वो था एटली। चलिए, As an alternative to the partition of India, Gandhi suggested to Mountbatten that he invite Jinnah to form the government. Definitely, गांधी ने बोला था, लेकिन जिन्ना ने, आपने एक फोटो देखी होगी, आप ना जब 10th क्लास की बुक अगर देखोगे ना तो उसमें जिन्ना और गांधी की एक फोटो देखने को मिलती है साथ में। सो दैट वाज द पिक्चर। उसमें जिन्ना को बुलाया था कि भाई हम बात करते हैं हाउ वी कैन रिजॉल्व आवर इश्यूज, हाउ वी कैन फॉर्म अ यूनाइटेड इंडिया, मतलब हम पार्टीशन को रोक सके। लेकिन समहाउ नहीं हो पाया। ओके, और इट वाज कॉल्ड एज अ टू लेट।
बहुत ही मतलब अब नहीं हो सकता एक तरह से, यही बात निकल के आती है उससे। चलिए, which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a God-sent opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage। खुद आप पढ़ के समझ जाएंगे कि कौन सा पर्सन है जिसने इंडिया को उसके बाद छोड़ भी दिया था, जाके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। उसका नाम है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि उनको ऐसा लगता था 1939 में, यहाँ तक कि जो त्रिपुरी कांग्रेस का जो सेशन के अध्यक्ष बने थे वो, तो उनका एजेंडा वही था कि हमें एक बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच अब रखनी चाहिए, हमें अभी प्रोटेक्टिव और ये अप्रोच पीछे नहीं हट सकते, अभी हमारा एग्रेशन होना चाहिए पूरी तरीके से, यहीं पे मास मूवमेंट हम लॉन्च करें, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी अटका हुआ है वॉर में, और उसको हम यहाँ पे भी अगर वीक कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि वो हमारी कंट्री को छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाएगा, हमारे साथ कुछ ऐसे डील साइन करने में मजबूर हो जाएगा, तो हमें करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे और भी थे, उनका ऐसा मत नहीं था, स्पेशली जो गांधी जी थे उनका ऐसा मत नहीं था। उनका ऐसा मत था कि हमें ब्रिटेन को शांति से सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए अगर आप देखोगे तो 1939 से लेके 42 तक आपको कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, एक इंडिविजुअल सत्याग्रह देखने को मिलेगा जो कि गांधी जी ने इसलिए लॉन्च करवाया था कि ये दिखाने के लिए कि हम वीक नहीं, हम चुपचाप नहीं बैठे। तो वो भी अलग पर्पस था उसका, वो एक तरह से उतना बड़ा मास मूवमेंट था भी नहीं, तो इसीलिए तो गांधी जी समवेयर सपोर्ट में थे कि हमें ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए, हमें सोल्जर्स भेजने चाहिए, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं गांधी इज नॉट अ सेंट, ही इज अ पॉलिटिशियन। लॉर्ड लिंथगो, पहली बात पता होनी चाहिए कि लॉर्ड लिंथगो जो वाइसरॉय था वो कब से कब तक था, तो ये इरविन के बाद आया था और 1942 तक क्रिस मिशन तक ही रहा था। लॉर्ड लिंथगो डिस्क्राइब द अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942। अगस्त मूवमेंट मतलब यहाँ पे डू एंड डाई किसमें बोला गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। एज अ मोस्ट सीरियस रेविलियन सिंस सिपाही म्यूटनी देयर वाज अ मैसिव अपसर्ज द प्रेजेंटरी। ये देखिए इसके बारे में मालूम है क्या लिखा है, इसके बारे में आपको मिल जाएगा सीधा एनसीईआरटी में, एग्जैक्टली यही लाइन आपको देखने को मिलती है। यस, उसने बोला था, क्योंकि अगस्त मूवमेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके अंदर में देखने को मिलता है कि जो जनता थी और जो मास मूवमेंट था बड़े बड़े लेवल पे हुआ था, बहुत यंग लीडर निकल के आए थे, और पैन इंडिया हमें देखने को मिलता है। पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलता है, हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और उसमें एक और इवेंट हुआ कि जितने बड़े बड़े लीडर्स थे उनको जो नेशनल लेवल पे थे उनको तो कैद कर लिया गया, उनको तो प्रिजन में डाल दिया गया, लेकिन उसके बाद की जो यंग लीडर्स निकल के आते हैं उन्होंने जो धमाल मचाया, तो उससे समझ में आ गया था कि मतलब अब हम लंबे टाइम तक वैसे भी नहीं रह सकते। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक तरह से ना उनकी नींव को हिला दिया उसने। और उसके बाद एक 1946 में जो RIN म्यूटिनी हुई, उसने तो पूरी तरह से उनको शैकल कर दिया। फिर तो ऐसा हो गया था कि जल्दी से जल्दी करो, यहाँ सब निकलने का टाइम आ गया, अब हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि 1942 में हमें देखने को मिलता है कि टेलीग्राफ लाइनें कट हो रही हैं, रेलवे लाइनें लोग उखाड़ रहे हैं, ओके, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। इसलिए एक क्वेश्चन आया था, इससे पहले मैं करा चुका हूं आप लोगों को, मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन अपने आप में ही दोगला था, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दो ऐसे लाइनें लिखी थी जो दोनों आंसर थे। क्योंकि यूपीएससी ने उस टाइम पे क्या माना है कि दिस इज नॉन वायलेंट मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट नॉन वायलेंट मूवमेंट, इसके अंदर वायलेंस हुआ था, दबा के वायलेंस हुआ था, ठीक है। और ये कैसे बोल सकते हैं कि इट इज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, बस गांधी जी का नाम है इसलिए? तो थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टूड है कंसेप्ट। और उसके बाद इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विट इंडिया मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी, ऑल्दो इट वाज हिज कॉल कि हमें अब करना है, डू एंड डाई का नारा है उनका, लेकिन इट वाज नॉट हिज अंडर हिज लीडरशिप, क्योंकि उसमें हमें इंडिविजुअल लीडरशिप निकल के आते हैं, नए नए लीडर्स निकल के आते हैं, अलग अलग एरिया में निकल के आते हैं। बिहार में जेपी जी थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी थे, ओके। अपने बॉम्बे के अंदर हमें ये देखने को मिलती है जिन्होंने झंडा लहराया था, यार देखो नाम भूल गया उनका मैं, अपने गौली ने क्या बोलते हैं मुंबई के मैदान पे। तो अलग अलग लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं। उषा मेहता जी सीक्रेट रेडियो चला रही हैं, तो दैट्स वाई इट्स नॉट करेक्ट। चलिए, तो यस, दोनों असर्शन रीजन भी सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, तो ये इज द करेक्ट आंसर। It made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be a federal union composed of British province. The above quotation is related to the. देखते हैं जरा। तो ये हमारा कैबिनेट मिशन का प्लान है। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रपोजल पुट किया मई में,
और एक यूनाइटेड इंडिया के लिए था, जिसमें फेडरल यूनियन मतलब यूनियन टॉप पे रहेगा और जितने भी प्रोविंसेस है इट विल बी टुगेदर। इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान, उस टाइम तो इंडिया पाकिस्तान की बात छोड़ दो, उस टाइम में जितने प्रोविंसेस सारे साथ में रहेंगे और जो भी मुस्लिम लीग की डिमांड है उसको अकोमोडेट कर लिया जाएगा, ऐसा थॉट था उस टाइम पे वो तो। और इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को बुलाया गया था टू टॉक ऑन दिस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए बोलते हैं कैबिनेट मिशन वाज द लास्ट चांस, जब हिंदू मुस्लिम जो पार्टीशन हुआ बेसिस पे उसको रोका जा सकता था, दैट वाज द लास्ट चांस। अब यहां पे ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन कि जो 3 लोग थे जिन्होंने साथ आए थे, उन 3 लोगों का क्या नाम था। पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उस टाइम के इंडिया के, आपको पता होगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पोजीशन क्रिएट की गई थी आफ्टर द 1857, ये बात आपको पता होगी। तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्स आ रखे थे तो क्रिप्स वापस आए थे उनके साथ ही, और एवी अलेक्जेंडर थे। 3 लोगों का नाम है पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। आप प्लीज मत भूलिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैबिनेट मिशन में कौन से 3 लोग थे, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। आ चुका है क्वेश्चन, आज कितनी बार आ चुका अब नहीं बता सकता मैं, लेकिन बहुत बार आ चुका, मैंने खुद पेपर में अटेंड किया इसलिए मुझे पता है। उसमें चौथा ऑप्शन उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिया था, तो उन्होंने पूछा था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल गलत है, और क्या। मैंने अटेंड किया इसलिए बता रहा हूं। चलिए, when the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946, लियाकत अली खान was assigned, इनको दिया था हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनको दिया था हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री किसको दिया था, डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया था बलदेव सिंह को। होम मिनिस्ट्री किसको दी थी, होम मिनिस्ट्री उस टाइम के चाणक्य कौन थे, अब बताइए, सरदार पटेल जी थे। और फॉरेन अफेयर किसको मिलेगा, ये भी सोच लीजिए, जिसकी भाई बहुत इंग्लिश अच्छी है, बहुत फ्लैम्बॉयंट बॉय है, कौन है वो, जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ वाइसरॉय अलोंग विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। देखिए सिंपल सी बात थी, उनको भेजा इसलिए गया था कि वो जाके चुपचाप से पार्टीशन करे, बात खत्म करे, सिंपल सी बात है। ओके, तो उनको बल्कनाइज, तो देखिए ऑल्दो उनका प्लान था बल्कनाइज करने का, लेकिन वो क्लियर कट बोला गया था कि चुपचाप से जाके डिवाइड करके आओ। एक्सेप्ट जिन्नास डिमांड तो ऐसा कुछ था ही नहीं, परसुएट द कांग्रेस टू एक्सेप्ट द पार्टीशन, ये भी नहीं था। ये बिल्कुल था कि कीप द इंडिया यूनाइटेड इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल बहुत ही वेग टर्म है यहाँ पे, क्योंकि इफ पॉसिबल जरूरी नहीं ना कि वो इफ पॉसिबल के साथ जाए, so that's why if possible is a very very vague term here. Balkanize, although he was in a plan to balkanize, लेकिन वर्क हुआ नहीं वैसे। तो कहने का मतलब से डिवाइड कर, वो भेजा ही गया था उन्हें, इटली ने भेजा ही था उन्हें कि भाई चुपचाप से डिवाइड कर, सॉरी चुपचाप से जो भी आता है वहां पे सॉल्यूशन करके आओ एंड कम बैक टू इंडिया, कम बैक टू ब्रिटेन, सिंपल एज दैट, ठीक है। बस और कुछ नहीं था यहाँ पे। चलिए, और एक बार आपको बताता हूँ, जब कैबिनेट मिशन या जो गांधी और जो जिन्ना के टॉक्स जब नहीं हो पाए थे, तो डायरेक्ट एक्शन डे किया था। डायरेक्ट एक्शन डे हमारे जो भाई साहब है जिन्ना ने, उसने कॉल किया था डायरेक्ट एक्शन डे को, भी बहुत मतलब उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बताऊंगा जब आएगा तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे उसको। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री मेनली बिकॉज ऑफ, देखिए क्या हमने टू नेशन थ्योरी की बात की थी क्या यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑफ टू नेशन थ्योरी था, हमारा कोई मतलब ही नहीं था। इट वाज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस वाज हेल्पलेस। ये तो छोड़ो यार इसको। दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल, यस, बिकॉज हमने देखा था कि जिन्ना केम टू सच लेवल कि डायरेक्ट एक्शन डे करो, स्पेशली कलकत्ता वाले में, मतलब कम्युनल रॉइड फैलाना है, तो हमको नहीं चाहिए था। हमने बोला कि यार इस लेवल की अगर डर्टी पॉलिटिक्स होगी तो फिर उससे लोगों का जान जा रहा ना, कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू अवॉइड दिस एज पर द गिवन ऑप्शन में बोल सकता हूं। टू नेशन थ्योरी का हमारा कंसेप्ट हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। टू नेशन थ्योरी आज से नहीं, मतलब 1940 से जिन्ना दिए जा रहा था, मतलब मुस्लिम लीग दी जा रही थी, लेकिन वी नेवर एक्सेप्टेड दैट। इंडिया वुड हैव अदरवाइज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू अटेन द फ्रीडम। ये तो मतलब ही नहीं, मतलब वो तो क्लियर था, एविडेंट था कि इंडिया को अब आजादी मिलने वाली है, या आजादी मतलब हम लेने वाले हैं, मिलने वाले नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत गलत परसेप्शन है कि हमें आजादी मिली है, नहीं, हमने आजादी ली है। ये बात प्लीज, अगर कोई आपको बोले कि तुमको आजादी दी गई है तो इस बात से हमेशा एग्री मत करना कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the correct sequence of the events? Quit India movement, Royal Indian Naval Rating, revolt। अच्छा, अगस्त ऑफर। तो देखिए सबसे पहले जो उसकी शुरुआत होती है वो अगस्त ऑफर से होती है, ठीक है, क्योंकि अगस्त ऑफर 1940 में सबसे पहले जो उस टाइम का वाइसरॉय था लिलिंथ को, उसने अगस्त ऑफर दिया था।
ये प्लान था कि हम डोमिनेंस स्टेटस आपको दे देंगे, मेन वो डोमिनेंस स्टेटस से ही अटके हुए थे और हमने बोला कि हमको डोमिनेंस स्टेटस अब चाहिए ही नहीं। आईएनए ट्रायल तो बहुत बात की बात है। उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बीच में एक और इवेंट आएगा जिसको बोलते हैं क्रिस मिशन आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर अपना वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सबसे पहले क्या होगा, आईएनए ट्रायल होंगे, क्योंकि जो आईएनए के कैदी उन्होंने पकड़े थे उसको ट्रायल करेंगे उसका दिल्ली में, रेड फोर्ट ट्रायल जिसको हम कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से जो लॉयर्स थे उन्होंने उनके प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे आए थे, उनका केस लड़ा था। तो 2-3 लॉयर्स के नाम आप दिमाग में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। भूलाभाई देसाई, आसफ अली, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये 1945 का इंसिडेंट है। भूलाभाई देसाई, आसफ अली और तेज बहादुर सापरू, तेज बहादुर सापरू और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इनके नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और कौन कौन से 3 सोल्जर थे जिनके लिए रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए थे, पहले जो 3 सोल्जर्स थे उनके नाम दिमाग में रखेंगे, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, शाहनवाज खान एंड प्रेम सहगल। ऑल्दो उनके रैंक भी थे लेकिन उनके आने वाले जो रैंक्स थे, ठीक है। तो प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन एंड शाहनवाज खान, ये 3 यहाँ पे सोल्जर्स थे, उनके रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए थे। इनकी मूवी भी है बाय द वे, रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से ही मूवी है। रॉयल इंडियन मूवी रेटिंग, सॉरी मूवी नहीं, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग रिवॉल्ट जो हुआ था, जिसको RIN रिवॉल्ट भी कहते हैं, वो 1946 में हुआ था। ये सबसे लास्ट सेटबैक था। इसके बाद तो क्योंकि देखो, जब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जब इस लेवल पर रिवॉल्ट करने के लिए आ जाते हैं, जब बेसिकली डिफेंस आपका रिवॉल्ट करने पे आ जाए, तो समझ जाना कि अब आप टिक नहीं सकते, आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ये हुआ था। चलिए, और इनके जो लॉर्ड्स के नाम है वो प्लीज याद रखिए, इनके नाम पूछे गए हैं, भूलाभाई देसाई, आसफ अली, तेज बहादुर सापरू, जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम आप प्लीज भूलिएगा मत। चलिए, अब सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले अगस्त ऑफर आएगा 1940 का, देखिए 1 कहां पे है। उसके बाद आपका आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, 3 कहां पे है, तो यही होगा आंसर मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा नहीं, इसके बाद भी है रॉयल इंडियन मूवी, सॉरी अगस्त, इसके बाद INA ट्रायल्स, तो 2 आएगा। हाँ, तो यही है वैसे। चलिए, आराम से पढ़ लीजिए इसको पूरा। हाँ, द नॉन कांग्रेस मूवमेंट, अच्छा, द नॉन कांग्रेस मूवमेंट लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू द कांग्रेस बिकमिंग ए मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, फर्स्ट टाइम तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट एक बड़े लेवल पे है। इससे पहले स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था, लेकिन उस पैन इंडिया लेवल पे नहीं हुआ था। ऑलरेडी सत्याग्रह में भी हुआ था, तो बिल्कुल चलो फर्स्ट टाइम। थोड़ा कभी कभी वेग क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, चलिए कोई नहीं। ग्रोथ ऑफ हिंदी मुस्लिम यूनिटी तो कंफर्म है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि नॉन कॉपरेशन किसके साथ मर्ज हुआ था, खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज हुआ था, तो यस, ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले को भी मान ही लो वैसे, बट ठीक है। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतने बड़े जब मास मूवमेंट होता है, इतने लेवल पे प्रोटेस्ट होता है, स्ट्राइक होता है, बॉयकॉट करते हैं हम लोग, तो डेफिनेटली एक थॉट के अंदर शिफ्ट तो आता ही आता है। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियन, ये तो इनकरेक्ट है यार, क्योंकि ये हमें देखने को नहीं मिलता है। ये उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते हैं अभी तक, क्योंकि इतना जल्दी वो रेडी होते ही नहीं है। और इसका जो नॉन कॉपरेशन का एंड रिजल्ट हमें कब देखने को मिलता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 के अंदर 4 फरवरी। तो इवेंट भी, मतलब जो इवेंट था वो ऐसे ही डाई डाउन हो जाता है, हमें नॉन कॉपरेशन का एंड रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता। जैसे कि हमें सिविल डिसोबीडियंस का एक एंड रिजल्ट देखने को मिलता है, गांधी पैक्ट हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को नहीं मिल पाता यहाँ पे। तो 4th वाला हटा दो, बाकी सही है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, तो उसका नाम था रीडिंग। उसका नाम क्या था, रीडिंग। इसका नाम तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 यहां पे करेक्ट है। आई एम गोइंग विद बी हियर। अगले क्वेश्चन पे, The meeting of Indians and British political leaders during the 1930 to 32 in London often been referred to the first, second and third roundtable conference. It would be incorrect to refer to them as such because the International Congress did not take part in 2 of them. बिल्कुल सही बात है, because फर्स्ट और थर्ड में पार्ट नहीं लिया था, सेकंड में पार्ट लिया था, तो स्टेटमेंट तो सही है। Indian party other than the Indian National Congress participating in the conference represented the sectional interest, not the whole। नहीं, कांग्रेस ने पूरी तरह होल, यहाँ पे होल ऑफ द इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया था, ना कि सेक्शनल इंटरेस्ट दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इंडियन पार्टी अदर देन आईएनसी, तो बिल्कुल अदर देन आईएनसी में तो उनका अपना सेक्शनल इंटरेस्ट था, जैसे कि हिंदू महासभा का अपना इंटरेस्ट था, मुस्लिम लीग का अपना इंटरेस्ट था, उसके बाद इनकी पार्टी का
बाबा साहब अम्बेडकर को अपना सेपरेट इलेक्टेड का कंसेप्ट था, तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि अदर देन आईएनसी बाकी सबका अपना अपना इंटरेस्ट के साथ हो गए थे। आईएनसी एज अ होल ऑफ इंडिया के एक्सपेक्ट से गई थी वहां पे, बिल्कुल भी सही है यहाँ पे। द ब्रिटिश लेबर पार्टी हैड विड्रॉन फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस, दे आर मेकिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस पार्टीशंस, तो इसी वाला भी सही है। इट वॉज एन इंटेंस इंस्टेंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 3 सेशन, देखिए 3 सेशन में नहीं हुआ था, 3 सेशन नहीं था, ठीक है, वो 3 सेशन नहीं हो तो 3 साल में देखने को मिलता, 1930 से लेकर 1932 में, 1900 पहला 30 में, फिर 31 में, फिर 32 में, तो यहाँ पे 3 सेशन नहीं है वो, ठीक है, तो इट इज नॉट द 3 सेशन ऑफ द सेम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चलिए, held in 3 सेशन है, नॉट दैट ऑफ द 3 सेपरेट, देखिए 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंस है वो, नॉट द 3 सेशन है, तो डी यहाँ पे वैसे भी इनकरेक्ट हो जाता है। यही आपको बताते कि एक बार ऐसी क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है और ये क्वेश्चन इसमें भी आ रखा है, सीडीएस में भी आ रखा है। Which of the following is not correct about the कैबिनेट मिशन प्लान? देखिए कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे किस लिए आया था, उसका प्लान था भैया कि इंडिया को यूनाइट रखना है और एक इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देनी है और बाद में फिर सोन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू आगे प्रोसेस कंटिन्यू हो, करेक्ट, यही प्लान ऑफ एक्शन था यहाँ पे, तो ये देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसमें आगे देखते हैं ऑप्शंस, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, इंटरिम कैबिनेट ऑफ द इंडियंस, बिल्कुल ये तो था ही, कैबिनेट एक हम बनाएंगे और जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा एंड ऑल, बिल्कुल ये तो भी सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ द पाकिस्तान के कहीं बात ही नहीं है वहां पे, क्योंकि वो डिवीजन के ऊपर आए नहीं थे, उनका पर्पस था नहीं डिवीजन करने का, ऑल्दो मे बी कुछ और प्लान हो, लेकिन ये डिवीजन वाला पर्पस नहीं था उनका, ये नहीं था कि भाई बिल्कुल हम इंडिया को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन के अंदर कौन से 3 लोग थे भैया, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, बार बार रिपीट करो क्योंकि बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, गिवन विल द 2 स्टेटमेंट, आपको असर्शन रीजन पता ही है, द ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, क्यों करेगी भैया, पहला वाला ही गलत हो गया, इसको पढ़ के लगेगा कि गलत है, फॉल्स है। The British sovereign appointed the last governor general of free India, although सही है because अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया को, लेकिन लेकिन ये वाला स्टेटमेंट पहला वाला वैसे भी सही है, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर, हमें उसको अपॉइंट भी किया था, लेकिन उसका लेकिन कोई मतलब नहीं रहा था। चलिए, the radical wing of Congress party with Jawaharlal Nehru as one of its main leader founded the Independence for India League, आपको बता भी चुका हूं मैं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया था इन्होंने इन अपोजिशन टू द, इट वाज अपोजिशन टू द नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या बात की गई थी, नेहरू रिपोर्ट के अंदर बात की गई थी कि हम डोमिनेंस स्टेटस की बात कर रहे हैं, और जबकि सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू जी हो गए, उनके ही बेटे जवाहरलाल नेहरू, उनका ऐसा था कि वी आर नॉट फॉर द डोमिनेंस स्टेटस राइट नाउ, वी वांटेड द कंप्लीट स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वी वांट, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जो कि उसको अपोज कर रही थी नेहरू रिपोर्ट को। एक और बात, जब ये सब चीजें हो रही थी तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि नेहरू जी का थोड़ा दबदबा बढ़ रहा था, और 1929 दैट इज इसके बाद अगले साल ही नेहरू रिपोर्ट के अगले साल ही जो सेशन हुआ था लाहौर के अंदर, उसकी चेयरमैनशिप भी इनको मिली थी, वो जीते थे, और उन्होंने जो पॉइंट रखा था कि अब यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, और 1929 के बाद हमें देखने को मिलता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात आगे बढ़ गई थी। तो हमारा जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, देखिए दिमाग में रखिए, हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात 1929 के लाहौर सेशन से आगे बढ़ा दी है, उसके बाद आपको कहीं भी अगर डोमिनेंस स्टेटस देखने को मिलता है तो हमने कभी भी डोमिनेंस स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगस्त ऑफर ले लीजिए, या फिर इरविन का प्लान, इरविन ने तो वही बोला था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए और उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है, वो भी हमारा सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हमें अगस्त ऑफर देखने को मिलता है, फिर क्रिप्स मिशन देखने को मिलता है, फिर वेबर प्लान देखने को मिलता है, लेकिन हम सब ने बोला कि नहीं भाई हम डोमिनेंस स्टेटस के खिलाफ हैं, हम अब चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो आया था, उसके 2 मेन लीडर के नाम दिमाग में रखेंगे आप, एक है सुभाष चंद्र बोस और दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। चलिए, गांधी यूनियन पैक्ट कब हुआ था, ये तो 1931 में हमें देखने को मिलता है। होम रूल मूवमेंट हमें कब देखने को मिलता है, 1916 से लेकर 18 के बीच में चला था। उसके बाद मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म 1919 में आया था, एक तरह से मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म ही था, मतलब क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें मॉन्टफोर्ड बोलते हो, आधा आधा नाम दोनों का जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म था उसी ने एक तरह से होम रूल लीग को वीक भी किया था, क्योंकि जब मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म आने वाला था तो उससे पहले अगस्त डिक्लेरेशन आया, वही 1917 का अगस्त डिक्लेरेशन आया, जिसके अंदर ये बात बोली गई कि आप लोग होम रूल को, मतलब हम आपके लिए ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म लाने वाले हैं, कुछ आपको राइट्स देने वाले हैं, और इन्हीं बेसिस उस बहकावे में आ गई।
फिर उन्होंने फिर उसको ठंडा कर दिया, हो गया ठंडा हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फिर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आता है, उसके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, तो सो ऑन, फिर हमें आगे चीजें देखने को मिलती है। चलिए, Which are the main objective of the खिलाफत मूवमेंट? आप खुद देखिए खिलाफत मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था। एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया, टू फॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी। देखिए मुस्लिम सोसाइटी का कंसेप्ट तो नहीं था, ये तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं इसके। डिमांड सेपरेट इलेक्ट्रेट एंड, देखिए सेपरेट इलेक्ट्रेट तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज सेपरेट इलेक्ट्रेट तो ऑलरेडी मिल चुका उन्हें, दे आर ऑलरेडी हैविंग द सेपरेट इलेक्ट्रेट। 1919 में 1909 में उन्हें सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला ही है ना, तो कैसे बात कर रहे? खलीफा को प्रिजर्व करने की बात है, इसलिए बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों की बात नहीं की थी, सिर्फ एक ही की बात की थी, प्रिजर्व द खलीफा या खिलाफत, तो ये गलत है। टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत, ये सही है यहाँ पे। फोर्थ यहाँ पे सबसे अच्छा सही है भैया आंसर इसका। और देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं यहाँ पे किसका है। देखो फोर्थ और 1, ड्रॉ द एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द मुस्लिम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अली ब्रदर्स थे जिनका पर्पस था कि जो खिलाफत आपने, जो ऑटोमन एम्पायर को आपने ब्रेक किया है और जो खलीफा को आपने हटाया उसको रीइंस्टेट करिए आप, ये बात बोली गई थी यहाँ पे। 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला गलत है यार, क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टेड दे ऑलरेडी हैविंग, और कांग्रेस ने भी उस चीज को कब एक्सेप्ट किया था कि अच्छा ठीक है वी आर एग्री दैट कि मुस्लिम हैविंग द सेपरेट इलेक्टेड, वो 1916 के उस सेशन में उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, कांग्रेस ने भी उसके साथ एग्री कर लिया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ अभी। The name of the foreign journalist who reported about the सत्याग्रह at धरसाना, देखिए आपको बहुत बार बोला है मैंने, धरसाना सत्याग्रह हो गया है, फिर डांडी मार्च हो गया, इसके बारे में एक ही पर्सन का नाम दिमाग में रखेंगे, उसका नाम है वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था जिसने इस पूरे सत्याग्रह को, जो डांडी मार्च या जो भी सत्याग्रह हुए थे उस टाइम के, उसको बहुत क्लोजली वॉच किया है। ही वॉज द पब्लिशर ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क टाइम का था, और काफी एक तरह से ना उसने बहुत एक क्लियर पिक्चर दी थी। ठीक है, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक तरह से ओपिनियन उसने चेंज किया था, क्योंकि ब्रिटिश रूल ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा है, नहीं उसने पूरा ओपिनियन चेंज कर दिया था। इट वाज शॉक द वर्ल्ड। उसकी रिपोर्ट जब हमें आती हैं, वेब मिलर्स की जब रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती है, इट कंप्लीटली शॉक द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे। और धरसाना, एक और बात, धरसाना सत्याग्रह के अंदर कौन गया था अटेंड करने के लिए, कौन लीड किया था? तो कस्तूरबा गांधी जी थी, सरोजिनी नायडू जी थी, लेकिन वहां पे गांधी जी नहीं थे, गांधी जी वहां पे नहीं थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये डांडी मार्च के बाद हुआ था, ये डांडी मार्च के बाद वाला इवेंट है पूरा। ठीक है, धरसाना सत्याग्रह बहुत, यहाँ पे बहुत ब्रूटल रिप्रेशन हुआ था, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से वॉलंटियर्स को मारा गया था। ठीक है, ये जो पिक्चर्स बाहर आती हैं इसकी, जब यहाँ पे रिपोर्ट्स आती हैं, तो देखने को मिलता है कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे तानाशाही कर रही है, ये देखने को मिलता है इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन यही होते हैं। पूना पैक्ट बताइए कब हुआ था? 1932 में हुआ था। गांधी एग्रीमेंट इससे पहले हो चुका है, 1931 में हुआ था। क्रिस मिशन तो आप पढ़ चुके होंगे, रट चुका होगा आपको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इससे पहले, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एंड रिजल्ट गांधी पैक्ट में आता है, तो हमें 1930 में देखने को मिलता है, और अब तो बहुत ही नॉर्मल है ये सब। उसके बाद हम गांधी पैक्ट होगा, फिर जाके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे, और वन ऑलरेडी हो चुका था, गांधी पैक्ट से पहले ही 1 हो गया था, बाय द वे बता दूं आपको मैं। फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि एक रेमसे मैकडोनल्ड एक लेके आते हैं, कम्युनल अवार्ड लेके आते हैं, तो फिर गांधी जी उससे नाखुश होते हैं। गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी अनशन पे बैठते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टेड करने की जरूरत नहीं, वो भी हिंदुओं के बीच में SC ST के लिए, देन कम विद अ ज्वाइंट, ये बोलते हैं कि भाई हम ज्वाइंट इलेक्टेड करते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को कन्विंस किया जाता है, और फिर पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट गांधी जी ने नहीं साइन किया था, पूना पैक्ट साइन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने, फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द कांग्रेस। चलिए, तो ये होता है, तो आप अरेंज कर लीजिए इसको। ठीक है, गिवन विल द ट्रू स्टेटमेंट, अच्छा ये वही है। 1946 द मुस्लिम लीग विड्रो द एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, देखिए ये तो उन्होंने किया ही था। द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट, देखिए उन्होंने बोला था कि पहले हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पहली बात तो बता दो। ऑल द पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, लेकिन उन्होंने बाद में जुड़े नहीं, वो बोला था उन्होंने, they joined it but later they never attended it, तो फिर मतलब ही नहीं बनता वैसे। ठीक है, बिकॉज दे वांटेड अ सेपरेट पाकिस्तान, तो फिर वहां पे लोग चले गए, और उनका वही एजेंडा था कि हम इसको अटेंड नहीं करेंगे, हम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। चलिए, तो दोनों सही है अपनी जगह पे, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हियर। ओके, चलिए। Who among the following supported Swaraj Party in Central Legislative Assembly in the pre-independent time?
अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्वराज पार्टी था वो कब बना था भैया, ठीक है। स्वराज पार्टी हमें देखने को मिलता है 1923 में। 1923 में हमें देखने को मिलता है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि स्वराज पार्टी आती है। और किसने बनाया था? नेहरू जी ने। नेहरू, अपने मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, वो लोग लेके आते हैं। ये विद इन द कांग्रेस बनता है, ये बात आप ऑलरेडी सब बता चुका हूं मैं। तो किसने सपोर्ट किया था? उनका नाम था भैया मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के मुझे दो रूप हमेशा देखने को मिलते हैं। एक मोहम्मद अली जिन्ना जो कि 1920 मतलब इनिशियली 1920 से 25 तक का हमें एक जिन्ना देखने को मिलता है, और एक 1930 से लेके 1947 तक का जिन्ना मुझे देखने को मिलता है। दो कंप्लीट जिन्ना है। पहला वाला जिन्ना मुझे थोड़ा सा एक पुराना कंप्लीट हॉलिस्टिक जिन्ना लगता है, फिर उसके बाद उसका मत ही मारी गई थी, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो दूसरा जिन्ना मुझे देखने को मिलता है वो टोटली आपको बता दूं मैं, जो 1916 का जो सेशन है इंडिया, जो इसके अंदर मुस्लिम और कांग्रेस साथ में आते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आते हैं, तो मालूम किसकी वजह से आते हैं? वो जिन्ना की वजह से आते हैं। तो अब खुद सोच के देखिए कि जिन्ना किस लिए, जिन्ना पढ़ा लिखा इंसान था, फालतू थोड़ी था। एक जिसने कंट्री बनवा दी, आपको क्या लगता है कि वो फालतू इंसान रहा होगा? कभी भी मत सोचिए, नेवर थिंक लाइक दिस। बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ। Who among the following founded the ऑल इंडिया? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। ये किसने बनाया भैया? ये बनाया हमारे M.K. गांधी जी ने। और इसके जो पहले सेक्रेटरी थे उनका नाम क्या था? अमृतलाल दास ठक्कर, या ठक्कर बप्पा जिसको हम कहते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज फॉर द स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? बताइए। नॉट अ कॉज बोला है, नॉट अ कॉज। देखिए यहां पे सॉल्ट लॉ इज नॉट द डायरेक्ट कॉज। क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ तो गांधी जी को लगा कि ये राइट मूवमेंट है, इस टाइम पे हमें नॉन कॉपरेशन भी लॉन्च कर देना चाहिए, सो दैट वी कैन मर्ज दिस टुगेदर, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हम एक दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के अंदर भावना पैदा होगी कि हम एक हैं। तो बिल्कुल खिलाफत के साथ सपोर्ट करने के लिए उतरे थे। एट्रोसिटी इन पंजाब हमें जो देखने को मिलता है, जलियांवाला बाग का मैसेकर, रॉलेट सत्याग्रह के बाद, बिल्कुल रॉलेट एक्ट तो था ही था। तो सॉल्ट लॉ इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, इसका डांडी मार्च के साथ, सिविल डिसोबीडियंस के साथ ज्यादा रिलेशन है एज कंपेयर टू दिस नॉन कॉपरेशन, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स अट्रैक्टेड द, देखिए अब आप इसको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कौन सा ट्रायल था भैया? अच्छा नहीं, पूरा पढ़ लेते हैं यार एक बार, क्या पता हो जाए कुछ ऐसा। पब्लिसिटी, वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्रू सिंपैथेटिक कमेंट्स फ्रॉम द एल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. Wells, Harold Lasky and the Roosevelt in favor of the convicts। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा मीरत कॉन्स्पिरेसी। तो बोलोगे मीरत कॉन्स्पिरेसी क्या है भैया? ये तो बहुत खतरनाक नाम, हमको लगा था आईएनए ट्रायल की बात होगी। इट इज अ मीरत कॉन्स्पिरेसी जो कि 1929 में हुई थी, ठीक है। जो बेसिकली जो हमारे कुछ लीडर्स थे वो यहाँ पे, तो जो लीडर्स के नाम आप दिमाग में रखेंगे उनके नाम रखिए, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। ये जो नाम है, मुजफ्फर अहमद, ये वही हैं जो उन्होंने कानपुर बोल्शेविक केस के अंदर भी थे। वही पर्पस है इनका कि कम्युनिस्ट, एक तरह से ना कम्युनिज्म फैलाने की बात थी इनकी। दे वर स्प्रेडिंग द कम्युनिज्म, दे आर राइजिंग द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन द इंडिया, और स्पेशली कोर्ट रूम के अंदर, उन्होंने था, तो उसके ऊपर काफी हार्श एक्शन लिया था बाय द ब्रिटिश। सो दैट्स वाई ये वर्ल्ड वाइड एक तरह से फेमस हो गया था, और उस टाइम पे कम्युनिज्म की लहर चल रही थी, बाय द वे बताऊं तो, इसलिए ज्यादा करके अट्रैक्ट हुआ। तो आपको लीडर्स के नाम दिमाग में रखने, कभी कभी आपको इज भी पूछा था कि मीरत कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन से लीडर्स थे। तो एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, है चार लोगों के नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अबानी मुखर्जी भी कभी कभी डाल देते हैं, बट अबानी मुखर्जी ठीक है, अब अबानी मुखर्जी भी कम्युनिस्ट लीडर ही एक तरह से, ठीक है। तो चार लीडर के नाम आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और नलिनी गुप्ता, ठीक है। चलिए, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, फिलिप स्प्रैट है, बेंजामिन फ्रांसिस बार्डली है, लेकिन चलिए इतना ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वुमेन पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड द मैक्सिमम? देखिए वुमेन पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा अगर देखूं इसमें से, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत दबा के वैसे हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट में अंदर भी हुआ था, काफी वुमेन लीडर्स हमें निकल के आती हैं, और सॉल्ट मार्च भी है यार, सब भी हैं वैसे तो, लेकिन ज्यादा करके अगर देखो तो वो है सॉल्ट सत्याग्रह। अच्छा एक और बात, सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर गांधी जी वैसे इनिशियली फेवर में नहीं थे कि वुमेन्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कौन सी वो लेडी थी, याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी वो लेडी थी जिन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया था कि आप वुमेन को अलाउ करिए? वो मालूम है कौन सी लेडी थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या नाम बोला मैंने? कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि यू शुड अलाउ द वुमेन टू टेक पार्ट, एंड शी वाज इन अ फोर फ्रंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय।
और कौन कौन से लीडर्स थी, विमेन लीडर्स हमें देखने को मिलती है, सरोजिनी नायडू तो उनके साथ ही थी, ठीक है। अरुणा आसफ अली जी थे, वैसे अरुणा आसफ अली जी आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद कौन है, अमृत कौर है, राजकुमारी अमृत कौर जी हैं। तो ये लीडर्स आप भूलेंगे नहीं, स्पेशली कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से विमेन लीडर ने कन्विंस किया था गांधी जी को, यस ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय द सुमेंद्र नाथ टैगोर। ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन लिटरली मुझे नहीं उतना लगता कि उतना पूछे जाने चाहिए, बट ठीक है। मतलब हर एक पर्सन है यार, एक एक पार्टी बना लेता था उठ सुट के, तो अभी कितनी पार्टी अब लॉन्च करेंगे। तो ये जो पीसीएस वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से इस लेवल के होते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा कि अब इसको लर्न करिए, जस्ट रिमेंबर दैट कि रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी था, ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ओके, मैं यहाँ पे बाकी डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगा कि सबके नाम अब याद करें, कोई जरूरत नहीं है। चलिए, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, देखिए आ गया यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, जॉन साइमन, नहीं भाई जॉन साइमन तो साइमन कमीशन वाले हैं, लॉर्ड वेबल जिन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस करवाया था, लिलेंथगो जिसने अगस्त ऑफर दिया था, तो पैथिक लॉरेंस थे। अभी आपको नाम वापस रिपीट करा देता हूं मैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि इन कैबिनेट मिशन भेजा किस पीएम ने था, तो उस पीएम का नाम था एटली, क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली, क्योंकि उस टाइम पे चर्चिल का टेन्योर खत्म हो गया था, लेबर पार्टी आ गई थी वहां पे, और उनका प्लान था कि हम इंडिया को आजादी, मतलब वो प्रोसेस को और फास्ट करेंगे। और फिर हमें देखने को मिलता है RIN म्यूटिनी हो जाती है, जिसके अंदर सेलर्स HMS तलवार में और HMS कराची वहां पे भाई रिवॉल्ट कर देते हैं। तो फिर होता है कि नहीं यार, अब तो थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। जॉन साइमन नहीं है, जॉन साइमन तो 1928 वाले हैं। वेबल तो आपको बता ही दिया मैंने, लिलेंथगो अगस्त ऑफर वाला है, ठीक है। एक इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए, इसलिए बता रहा हूं मैं। हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन, बाउंड्री कमीशन मतलब जिसने बाउंड्री को डिवाइड किया, कौन है भैया वो, उसका नाम है रेडक्लिफ, रेडक्लिफ था, सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। अच्छा, 2-3 बाउंड्री आप दिमाग में रखेंगे। डूरन लाइन किसके बीच है, डूरन लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। 17th पैरेलल किसके बीच में है, वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में कभी हुआ करती थी। 20th पैरेलल सूडान और लीबिया के बीच में, 20th पैरेलल सूडान और लीबिया के बीच में है, ठीक है। और हिंडनबर्ग लाइन तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। चलिए, द दीपावली डिक्लेरेशन इशूड इन द ईयर 1929 रिलेटेड टू द, तो ये था डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड था, ठीक है, जो कि यहाँ पे लॉर्ड इरविन जो थे, वायसरॉय जो थे, उन्होंने एड्रेस किया था, लेकिन हम उसके साथ एग्री थे नहीं। पहली बात हमने बोला था कि हमें डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था, बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था, ये बात आपको पता होना चाहिए, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बस इतना दिमाग में रखिए। दीपावली डिक्लेरेशन किसने दिया था, तो गवर्नमेंट के साइड से आया था, रिलेटेड टू द डोमिनियन स्टेटस, एक तरह से वही कन्विंस करने की बात है और कुछ नहीं। द फॉर्मर नेम ऑफ द हरिजन सेवक संघ, अब देखिए हरिजन सेवक संघ का यहाँ पे क्या नाम होगा, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो यहाँ पे एंटी अनटचेबिलिटी लीग था उसका नाम, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर है। बाकी इसमें और किसने फॉर्म किया था, महात्मा गांधी जी ने फॉर्म किया था, आपको पता ही है। Who was the following had regarded Karachi session of Indian National Congress as the pinnacle of Mahatma Gandhi popularity and prestige? तो ये हमारे हैं सुभाष चंद्र बोस, आपको देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए उस टाइम ये चीज़ें चल रही थी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं बचा पाए थे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गया था उनको, रेड वहाँ पे ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था जब वहाँ पे गए थे तो। और स्पेशली जो पंजाब नौजवान भारत सभा है, जो खुद इन्होंने भगत सिंह जी ने सेटअप किया था, वो भी काफ़ी कुछ एंटी थे। डिस्पाइट दैट गांधी जी वहाँ पे गए, गांधी जी ने वहाँ पे अटेंड किया कराची सेशन, ये सब होने के बाद भी तो वही बोलते हैं कि भाई जब आदमी अपने लहर में होता है तो फिर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट वाज द केस, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने एक पर्सन को हराया था, उसका नाम था पट्टभी सीतारमैया, वही है सीतारमैया, वही है। और कराची सेशन किसने हेड किया था, ये हेड किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। उसमें फंडामेंटल राइट्स की प्रपोज किया गया था, वो किसने प्रपोज किया था, वो किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए, Who among the following has seconded the resolution on the partition in the meeting of All India Congress Committee held in the New Delhi 1947? ऐसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं, वो होते हैं भाई। तो ये देखिए, रिजोल्यूशन उसको मूव किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उसको सेकंड किया था अबुल कलाम आजाद जी ने, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन लिटरली बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who of the following took the passing of the resolution on the partition? अच्छा ये तो नहीं, वापस तो नहीं आ गया कुछ। अच्छा, मीटिंग ऑफ द कांग्रेस कमिटी एज द सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ द कम्युनलिज्म। तो ये तो हमारे डॉक्टर किचलू जी हैं। ये तो यार ऐसे क्वेश्चंस तो आपको बताऊंगा मैं, अगर आपको पता है तो करना चाहिए, नहीं पता है तो बिल्कुल हाथ जोड़ना चाहिए और बोलना चाहिए चलो जय राम जी के, नहीं आता अपने को, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज देखिए डॉक्टर किचलू खुद अपने पंजाब साइड से थे, उनका टारगेट था भाई कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। तो जब डिवीजन हुआ तो हमें देखने को मिलता है कि भैया उन्होंने यही लाइन बोली है कि हम अब क्या कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं जस्ट इन द नेम ऑफ द कम्युनलिज्म, मतलब इसके धर्म के नाम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct about the non-cooperation? ये तो आपको पूरा लर्न हो गया होगा अभी। The period of the movement was for the 20-21, बिल्कुल एक साल का था, बिकॉज 2000 जैसे 1922 आता है तो हमें देखने को मिलता है कि फरवरी के अंदर ही तो चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया और फिर बंद हो गया वो। एम एस जिन्ना है सपोर्टेड दिस मूवमेंट, एम एस जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया था, एम एस जिन्ना वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ इट, और यही टाइम था जब एम एस जिन्ना ने अपने आप को कांग्रेस से साइड करना चालू कर दिया था। वो बोलते हैं कि एम एस जिन्ना का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की दो साइड है, यही दूसरा साइड आप देखने को मिलेगा इसके बाद, क्योंकि उसे देखने को मिलता है कि उसको वैल्यू थोड़ी कम है। और देखो यार वो भी काफी पढ़ा लिखा इंसान है, अगर आप थोड़ा सा फेवरेटिज्म करोगे तो उसे पसंद नहीं आएगा। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है कि थोड़ा सा फेवरेटिज्म हो जाता है, एंड विच इट डिडंट लाइक, एंड दैट्स व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया था। इट कॉम्प्राइज द प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट, आपको पता ही है। स्वराज, गांधी जी ने बोला था कि स्वराज हमें 1 साल में मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि स्वराज 1 साल में नहीं मिले, 1 साल बाद तो मिलने वाला नहीं था, लेकिन वो गांधी जी का वो तरीका था लोगों को कन्विंस करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, ठीक है, सो दैट दे कैन टेक पार्ट। Which of the following had opposed the burning of foreign cloth? देखिए आपको बहुत बार बोला है कि कभी भी बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लोथ की बात आए तो एक पर्सन को दिमाग में रखना, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमेशा इसको अपोज करते हुए ही दिखेंगे। और ही मुझे लगता है कभी कभी कि वो फेवर में किसके थे, या अभी भी वो अपने इसके मत में थे, नोबेल प्राइज के मत में थे जो उनको गीतांजलि के लिए मिला था। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए कोई बात नहीं। Who among the following member of the Simon Commission belong to the Liberal Party? तो इसका नाम है भाई भैया अपना खुद जॉन साइमन ही थे, ठीक है, जो लिबरल पार्टी के थे। अब यहाँ पे 2-3 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है भाई एटली, क्लेमेंट एटली, जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो बाद में अपने को देखने को मिलेगा, जो बाद में उनका पीएम बनेगा। तो इसलिए ये तो यार आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, नहीं आता है आपके लिए, बस कराने के लिए मैंने करा दिया। द स्टेटमेंट आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी, ये तो बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोलूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन बेकार है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि यार ये बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो यार क्या ही बोलना। ये आपको लाइन मालूम है कहाँ मिलेगी? ये लाइन आपको मिलेगी एनसीईआरटी की पुस्तक में सीधा। आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। राइट अगेंस्ट माइट गांधी जी ने बोला था, कब बोला था? दांडी मार्च के टाइम पे बोला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे बोला था। वो बोल रहे थे कि यार ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या है, पावरफुल है, और लेकिन हम सही है यहाँ पे, तो आई वॉन्ट द वर्ल्ड सपोर्ट। इसलिए उस टाइम पे जर्नलिस्ट, जो जितने भी जर्नलिस्ट थे, स्पेशली द वेब मिलर का जो नाम आता है यहाँ पे, न्यूयॉर्क टाइम, उन्होंने काफी ज्यादा इसको कवर किया था, एक्सटेंसिवली इसको कवर किया था और वर्ल्ड को दिखाया था। तो दैट्स वाई दांडी मार्च। द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियाज आर्मी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, अच्छा इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसका नाम था वेबल। बाद में वेबल क्या बनता है? वेबल बाद में ये भी बन जाता है, अपना वायसरॉय भी बनता है। तो वेबल उस टाइम का ये था। ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा सा वो हो जाता है। और उस टाइम वायसरॉय कौन था? लिंथगो था उस टाइम का वायसरॉय। चलिए, Who among the following had demanded first the dominant status for the India? तो ये तो भाई तेज बहादुर सापरू और एमआर जैकर हैं, जो कि लिबरल पार्टी के थे, जो कि लिबरल पार्टी के थे। आपको बहुत बार बोल चुका है, दोनों लिबरल पार्टी के थे। वही लिबरल पार्टी जो फॉर्म हुई थी कांग्रेस से अलग होने के बाद, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने फॉर्म किया था, और ये दोनों उसके साथी मेंबर थे, ठीक है। तो एमआर जैकर, मुकुंद रामाराव जैकर, ठीक है। चलिए, by whom the Quit India resolution was moved in the Bombay session of the Congress? ये तो यार कितनी बार आ चुका है। जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था, उसको सपोर्ट किया था यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। सेलेक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराची सेशन, ऑफ कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह से पहले हो चुका है, भगत सिंह का एग्जीक्यूशन पहले हो चुका, उसके बाद कराची सेशन हुआ। तो भले वो 1931 में भी हुआ है, लेकिन पहले हुआ है, मार्च में हुआ है, ये दिसंबर में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नहीं कराची सेशन मार्च में नहीं, सॉरी कराची सेशन भी मार्च में हुआ था, दिसंबर में नहीं हुआ था। ये 29 मार्च के आसपास हुआ था और ये 23 मार्च के आसपास हुआ था, करेक्ट। चलिए, गांधी इम्पैक्ट, अब देखिए खुद रेट करिए, अभी सब 21 साल की बातें बोल रहे हैं लोग। अब देखो यहाँ पे गांधी इम्पैक्ट हुआ पहले, सबसे पहले गांधी इम्पैक्ट होता है यहाँ पे
उसके बाद हमें देखने को मिलता है कांतिपुर इम्पैक्ट है 5 मार्च को, रिलेट करो यहाँ पे 5 मार्च 1931, स्टेट पीसेस में तो डेट भी पूछ लेते हैं यार। उसके बाद होता है कि भाई 23 मार्च को इनको एग्जीक्यूट किया, फिर सिंपैथी के लिए थोड़ा सा उन्होंने कराची सेशन किया, और कराची सेशन के अंदर एंडोर्स किया गया कि हम लोग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, तो सबसे लास्ट में हुआ। एक ही साल की बातें सारी चल रही है, दिसंबर में हम अटेंड करने के। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट। एक और बात आपको बोलना चाहूंगा, मैंने क्लासेस भी शुरू की है, अगर आपको पसंद आती है मेरे पढ़ाने का तरीका, क्योंकि ये तो मैं PIQ से खत्म कर रहा हूँ जिससे कि कम टाइम में मैं ज्यादा दे सकूँ आपको। अदरवाइज जब आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा, 6 महीने जो आपके मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, आप मेरे साथ जुड़िए और विद कंसेप्ट विल डू द PIQ, उसका मजा अलग होता है। सिर्फ PIQ करने का ये होता है कि फिर बोलते ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन मुझे भी उतना नहीं आ पाता, सो आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन एंड हम साथ में एग्जाम क्लियर करें। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।